This is the 33rd video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 32nd video. So 32nd video में पूरा कंस्टेंट थ्योरी का पूरा डिटेल थ्योरी बता दी आप लोग को पूरा. उसको हम यहाँ पहले लिख देते हैं पहले और समराइजेशन कर देते हैं उसका. इनकेस आपको कंस्टेंट थ्योरी नहीं आता है पहले आपको 31st 32nd तब 33rd वीडियो पर आइएगा. समझ गए ना. तो कंस्टेंट रिलेशन हमारी देखिए ज़्यादातर केस में क्या है कि हम लोग को जो कंस्टेंट रिलेशन चाहिए ना उन्हें हम लोग को एक्सेलरेशन वाला कंस्टेंट चाहिए. मैंने वेरियस ब्लॉक्स के बीच एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप होगा ये हम लोग को जानना है. समझ के बाद तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर रिजल्ट को जो हम लोग डिराइव किए अभी प्रीवियस वीडियो में 32nd वीडियो में उसके बाद समराइजेशन कर देते हैं. देखिए समराइजेशन. हाँ पहला केस है केस 1. ऑल मूवेबल पुलीज आर मासलेस. केस 1 है. ऑल द मूवेबल पुलीज का मास इतना कम है कि इग्नोर कर सकते हैं. ऑल मूवेबल पुलीज आर मासलेस. इसमें दो केस बनता है. पहला केस सब केस है कि कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में. ज़्यादातर केस यही होता है. नो वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व. इस केस में और हमको कंस्टेंट रिलेशन निकालना है. सिंपली हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन. तो सिंपली क्या करेंगे we find the sum of t dot a for each block and equate the sum to 0. Find t dot a for each block and equate the sum to 0. Find t dot a for each block and equate the sum to 0. अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है कि जिस फ्रेम में कंस्टेंट थ्योरी लगा रहे हैं ना उसके फ्रेम में होगा. ये तो बता चुके हैं जिस फ्रेम में हम लगाएंगे कंस्टेंट थ्योरी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट पे एक्सेलरेशन को लेंगे. हर ब्लॉक पर हम पता करेंगे कितना टेंशन लग रहा है. हर उसमें नेट टेंशन निकाल के उसके ब्लॉक के एक्सेलरेशन से डॉट करेंगे. यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हर ब्लॉक के लिए इन द प्रॉब्लम और सबको एडअप करके जीरो कर देंगे. डायरेक्ट हमको कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है. अच्छा इसमें मान लीजिए केस 1 में है कि कुछ वेरिएबल एंगल से प्रॉब्लम इन्वॉल्व है. सम वेरिएबल एंगल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम. Involved in the problem. इस केस में हम अभी आपको एग्जांपल लेके बताएंगे आज. इस केस में भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो कंस्टेंट रिलेशन है ना उसका फॉर्मेट एक जैसा होगा. इन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा. उसका फॉर्मेट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जैसे कंस्टेंट इक्वेशन के फॉर्मेट से मैच नहीं करेगा. इससे हमारा रूल क्या होगा ना हर ब्लॉक के लिए टी डॉट वी का सम निकाल के जीरो कर देंगे और उसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे. रिक्वायर्ड कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन को मिल जाएगा. इसमें करेंगे क्या फाइंड टी डॉट डॉट है माइनस नहीं डॉट है ये भी डॉट प्रोडक्ट है. एंड इक्वेट द सम टू 0. द सम टू 0 इक्वेट करेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी आ जाएगा हमको. उसमें टी कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे जो वेलोसिटी वाला कंस्टेंट रिलेशन आएगा ना उसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे. एक्सेलरेशन वाला कंस्टेंट रिलेशन हमको मिल जाएगा. समझ गए. डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन. डिफरेंशिएट द वेलोसिटी कंस्टेंट इक्वेशन. डिफरेंशिएट द वेलोसिटी कंस्टेंट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम with WRT meaning time with respect to get the constant relation acceleration. तो ज़्यादातर केस इसी में आता है. अच्छा इस केस में देखिए एक स्पेशल केस हम बात करेंगे इसमें कि जब केसों में कोई वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है और हमको पुली का एक्सेलरेशन पता करना है. पुली का किसी पुली का एक्सेलरेशन हमको पता करना है.
अभी हम देखेंगे, आप बताएंगे, आप प्रूव करके। जैसे मान लीजिए कोई पुली है, मूवेबल पुली है, मासलेस है, ये रस्सी है जो पुली से सेंटर्ड है, ये रस्सी किसी और बॉडी किसी और पुली से कनेक्टेड है, ये रस्सी है जो पास कर रहा है इस पर। यहाँ दो ब्लॉक है, देखिए B1 B2। मान लीजिए ब्लॉक का ग्राउंड में एक्सेलरेशन A1 है, जिस पे में देख रहे हैं A1 एक्सेलरेशन है, B2 का जिस पे में देख रहे हैं एक्सेलरेशन A2 है, पुली का एक्सेलरेशन AP है। तो पुली का जो एक्सेलरेशन होगा ना, इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का वेक्टर सम डिवाइडेड बाय 2 होगा, वेक्टर अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A2 होगा। इसमें A1 A2 AP सब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है जिस फ्रेम में हम कंस्टेंट इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं। समझ के बाद क्या बोले? ये सिंपली कैसे आता है देखिए, बता देते हैं, ठीक है ना, समझ गए? इसको हम यहाँ लिख के मिटा कर दिखा देते हैं, ठीक है? देखिए ना, सिंपली देखिए, सिंपली कैसे आता है देखिए ऐसे। ये पुली है, ये रस्सी है, टेंशन T1 है, ठीक है? ये मेरा ब्लॉक B1 है, ये मेरा ब्लॉक B2 है, ठीक है? A1 है, A2 है, ये ऊपर जा रहा है AP से जा रहा है। इस पर वेक्टर T ऊपर लग रहा है, टेंशन रस्सी ऊपर खींचेगा इसको T, इसको ऊपर खींचेगा वेक्टर T। अब ये रस्सी पुली पर, हाफ पुली पर गुजर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट है फीडिंग नीचे, वो माइनस वेक्टर T, माने T लिखेंगे डाउनवर्ड इन स्केलर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन माइनस वेक्टर T करेंगे, यहाँ भी माइनस वेक्टर T बोलेंगे। अब देखिए, इस केस में हम जानते हैं कि कोई वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मेट एक जैसा होगा। तो हर ब्लॉक का प्लस पुली का T डॉट ए का सम 0 कर देंगे। T डॉट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंगल स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट जो लास्ट वीडियो में बताया अभी, T डॉट A1 प्लस T डॉट क्या A2 प्लस माइनस 2T डॉट क्या AP बराबर 0। अब इसमें T कॉमन आ जाएगा, T डॉट A1 प्लस A2 माइनस 2AP इज 0। अब ये 0 होगा फॉर ऑल नॉन जीरो T मोर देन 0। तो टेंशन तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता है। अब ये 0 तभी होगा फॉर ऑल वेक्टर T मोर देन 0 जब A1 प्लस A2 माइनस 2AP 0 हो जाएगा, यानी AP हो जाएगा आपका कितना, A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। होप आपको क्लियर है ये वाला। और वेलोसिटी का वैसे सिमिलर कंस्टेंट होगा, पुली के VP इक्वल V1 प्लस V2/2। ये पॉइंट हम बता दिया आपको, समझे ना? मैंने कि इस केस में पुली का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज द वेक्टर अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B1 एंड B2। पुली का जो एक्सेलरेशन होगा फ्रेम और रेफरेंस में, जिस फ्रेम में लिख रहे हैं कंस्टेंट थ्योरी, हो जाएगा वेक्टर अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B1 एंड B2। वेक्टर अरिथमेटिक मीन में वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 डिवाइडेड बाय 2, यही पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये बताइए, केस 1 समराइज कर दिए, ठीक है? केस 2 देखिए क्या है। केस 2 ये है कि एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज अ नॉन जीरो मास। एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास। एटलीस्ट एक मूवेबल पुली का नॉन जीरो मास होता है। फिर से ऐसा दो केस अराइज करेगा, केस 1 केस 2, सब केस 1 सब केस 2। पहला सब कैसे होगा कि कोई वेरिएबल एंगल नहीं है, सब कैसे नो वेरिएबल एंगल्स इन द प्रॉब्लम, नो वेरिएबल एंगल्स इन द प्रॉब्लम। इस केस में हमको कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालना है। इसका रूल क्या होगा? रूल फॉर फाइंडिंग द कंस्टेंट इज दिस, रूल फॉर finding the constraint equation ये होगा। रूल फॉर फाइंडिंग द कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो पुली मूव कर रहा है उसका मास इग्नोरेबल नहीं है, तो रस्सी का मॉडल उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बट यहाँ अगेन एक बार याद रखना है, जब कोई वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है प्रॉब्लम में,
अगेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रिलेशन एक जैसा होगा। जब भी वेरिएबल एंगल नहीं रहे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो कांस्टेंट रिलेशन है सबका फॉर्मेट एक जैसा होगा। इसमें अगर आपको कांस्टेंट रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन वाला कांस्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ टी डॉट ए। ठीक है, टेंशन जो किसी ब्लॉक पर लग रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है फॉर ईच ब्लॉक एंड ईच मूवेबल पुली हैविंग नॉन जीरो मास। ईच मूवेबल पुली हैविंग नॉन जीरो मास, उसको इक्वेट करेंगे क्या, एंड इक्वेट द सम अलजेब्रिक सम टू जीरो। उन्हें सारे हर ब्लॉक का टी डॉट ए निकाले, हर ब्लॉक के लिए जो जो पुली मूव कर रहा है उसका और मास नॉन इग्नोरेबल है उसका भी टी डॉट ए निकाल लिए, सब करस्पॉन्डिंग टी डॉट ए, सबको अलजेब्रिक सम करके जीरो इक्वेट कर देंगे। एड देम, algebraically add all of them, algebraically add all of them and equate the sum to zero। इससे इसमें कंस्टेंट रिलेशन आ जाएगा। इस केस में अगेन से तीनों का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सबका कंस्टेंट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है एक जैसा ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंस्टेंट रिलेशन का फॉर्मेट है, दे ऑल रिमेन द सेम, सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली करेंगे, हर ब्लॉक को टी डॉट ए निकालेंगे, यानी हर ब्लॉक को देखेंगे कितना टेंशन लग रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसमें निकाल के डॉट कर देंगे। ये हर ब्लॉक पे करेंगे, और जो जो पुली मूव कर रहा है उसका मास नॉन जीरो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस पर टी डॉट ए निकालेंगे, सबको अलजेब्रिकली एड अप करके जीरो सेट कर देंगे। तो कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा इसमें। समझ गए। इस केस में अगेन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो कंस्टेंट रिलेशन होगा सेम फॉर्मेट होगा। और सब केस बी है, कोई वेरिएबल एंगल्स प्रॉब्लम में है, उसमें फिर से हम क्या करेंगे, पहले कंस्टेंट रिलेशन में वेलोसिटी निकाल लेंगे, जिसमें पुली को भी इंक्लूड करेंगे, जिस पुली का मूवेबल पुली का नॉन जीरो मास है, और एडअप करके जीरो सेट कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। समझ गए। और फाइंड T dot V for each block, find T dot V for क्या, each block, and for all movable pulleys having non-zero mass, having non-zero mass, all movable pulley having non-zero mass, and equate the algebraic sum to zero. Add them, equate the algebraic sum to zero। इससे आपको क्या होगा, वी गेट द कंस्टेंट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब उसको फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। समझ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया क्या बोलेंगे। जीरो करके वी गेट द कंस्टेंट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, वी गेट द कंस्टेंट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का कंस्टेंट इक्वेशन हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो कंस्टेंट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी मिलेगा उसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड कंस्टेंट इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन भी हमको उससे मिल जाएगा। समझ गया ना। यहाँ जाके पूरा आपको हम डिटेल समझा दिए हैं, पूरा कंस्टेंट थ्योरी का पूरा बेसिक फंडामेंटल थ्योरी एक्सटेंसिव डिटेल में बता दिए आपको। आई होप कि आप लोग क्लियर है एकदम। ये आई होप कि आपको पूरा क्लियर है, ठीक है ना। ये आपका सारा केस वन केस टू समराइज कर दिए हैं, ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम हम लोग जो इनकाउंटर करेंगे ना, मोस्टली केस वन का सब केस यही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। केस वन का सब केस बी में भी प्रॉब्लम कम होगा। ज़्यादातर 99% प्रॉब्लम, आपका 95% प्रॉब्लम केस वन का सब केस से होगा। इससे सारा मूवेबल पुली नॉन जीरो मास का है और कोई वेरिएबल एंगल नहीं, ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी पर होता है। कुछ प्रॉब्लम ही रिमेनिंग केस में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आपके केस वन का सब केस ही होता है। सारा मूवेबल पुली का मास इग्नोरेबल है, तो उसमें खाली ब्लॉक्स पर टी डॉट का सम निकाल के जीरो कर देना है, कंस्टेंट रिलेशन आ जाएगा डायरेक्ट। समझ गया ना।
आई होप कि आपको क्लियर है ये, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन है, समझे ना। बताना होगा कि तो देखिए, जनरल मान लीजिए ब्लॉक पुली प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जनरल मेथड क्या होगा, टू सॉल्व द ब्लॉक पुली प्रॉब्लम इन ब्लॉक्स जॉइंड बाय inextensible string. To solve the block pulley and string problems, पहला प्रोसीजर क्या होगा, शो द टेंशंस इन ऑल द स्ट्रिंग्स, show the tensions in all the strings. Second, show the accelerations of all the block bodies and of pulleys. Show all the accelerations of all blocks and or pulleys. वो ये पुली प्रॉब्लम यूज होता नहीं है, बट कहीं वो इनकेस जरूरत पड़ा तो लिख दीजिए। उससे क्या करें, हर ब्लॉक या पुली को न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, अप्लाई सेकंड लॉ। अप्लाई सेकंड लॉ टू ईच ब्लॉक एंड और पुली। फोर्थ है सेट अप द कंस्ट्रेंट इक्वेशन एंड सॉल्व। Set up the constraint equation and solve to get the required answers, to get the required accelerations. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है सब, ठीक है ना। देखिए, जो 32वां 33वां वीडियो है, 33वां जस्ट कंटिन्यूशन है, उसका जस्ट कंक्लूजन है। खास करके जो 32वां वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा कंस्ट्रेंट थ्योरी का बेस उसमें डाल दिया गया है, समझे ना। ठीक से इसको पढ़िए, आप बार बोल रहे हैं, कोई थ्योरी है, कोई ट्रिक या कोई ये नहीं है, शॉर्टकट मेथड नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट थ्योरेटिकल बैकिंग, समझे ना। मेथड लगा के आपको सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम सब, समझ गए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये इसमें हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ यूज नहीं होगा, खाली कंसेंट्रेशन जो यूज किए हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज द वेक्टर अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इट्स टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, जो उसे पास करता है, वो कंसेप्ट यूज होगा। तो देखिए, इसमें आपको पुली गिवन है, मासलेस पुली है, पुली गिवन है पुली, और स्ट्रिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल है ना। दोनों एंड पे दो ब्लॉक लगा हुआ है, दोनों ब्लॉक V1 V2 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन गिवन है, हमको बताना है पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फाइंड क्या करना है ना, फाइंड AP, हाँ, इन ईच केस, फाइंड AP इन ईच केस, हर केस में AP को इवैल्यूएट करना है, समझे। फाइंड AP इन ईच केस, हर केस में AP हैज टू बी इवैल्यूएटेड। AP मीनिंग व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने मान के चल रहे हैं कि पुली जो है सो मतलब कि रोटेट नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ ट्रांसलेटिंग पुली, समझ गए ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली इन ईच केस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे, ग्राउंड से देख रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें सब कैसे आपको दिया हुआ है, और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है गिवन है, समझे ना, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। वन बाय वन करके प्रॉब्लम लिखते हैं। देखिए ये पुली है आपका, देखिए ये रस्सी ये पास कर रहा है, इसको देखिए, ये दो ब्लॉक है B1 B2। B1 को मान लीजिए ग्राउंड में एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B2 का भी ग्राउंड में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब बताना है पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा ग्राउंड में। अभी आपको मुझे मिटने पहले बताया था इसी वीडियो में शुरुआत में,
पुली का जो एक्सेलरेशन होगा इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का वेक्टर अरिथमेटिक मीन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो जाएगा ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन प्लस ब्लॉक B2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2। अब A1 किधर है? A1 है 3 अप, A2 है 5 अप, दोनों वेक्टर सम क्या होगा 8 अप। AP कितना हो जाएगा 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? फाइन। पहला रिजल्ट बता दिया आपको। सेकंड केस देखिए, ये देखिए ये पुली P है, ये ब्लॉक B1 है, ब्लॉक B2 है, नीचे जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समझ गया? इसमें पुली का एक्सप्रेशन अगेन जो लिखेंगे यही फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अच्छा, ये अप्लाई कहाँ होगा? इसमें अप्लाई होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब A1 है, इसमें क्या है 8 डाउन है, A2 कितना है 12 डाउन है, AP दोनों का वेक्टर सम होगा तो 8 डाउन और 12 डाउन का वेक्टर सम 20 डाउन होगा बाय वेक्टर थ्योरी। बाई 2 करेंगे तो AP कितना आ जाएगा 12 + 8/2 20/2 10 मीटर डाउनवर्ड हो जाएगा। ये आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, इस केस में देखिए, जरा ये B1 ब्लॉक है, हाँ ये मान लीजिए ग्राउंड से जा रहा है 10 अप से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राउंड में जा रहा है ऊपर, और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ग्राउंड के फ्रेम में, डाउनवर्ड जा रहा है, दोनों ग्राउंड के फ्रेम में। अगर हमको बताना है पुली का क्या एक्सेलरेशन होगा, उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वाली थ्योरी वही फॉर्मूला वहाँ अप्लाई होगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा 10 और 3 का वेक्टर सम डिवाइडेड बाय 2। B1 का एक्सेलरेशन है 10 अप, B2 का एक्सेलरेशन है 3 डाउन, दोनों का वेक्टर सम होगा बाई 10 अप और 3 डाउन का वेक्टर सम जो कि 7 अप हो जाएगा। AP हो जाएगा 7/2 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़ा ये वाला है ना, डोमिनेट करेगा ये। तो पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुली का अपवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा। हो गया? पुली का जो अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा कितना होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया? क्लियर हो गया? इसको देखिए, देखिए AP हो गया, ये ब्लॉक B1 है, इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक B2 है, इसका ग्राउंड में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में है। पुली का बताना एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर पुली का जो एक्सेलरेशन होगा दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो AP को लिखेंगे 10 अप और 4 डाउन, उसका वेक्टर सम क्या होगा वेक्टर थ्योरी से, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से कितना हो जाएगा 6 अप, तो 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप कि आपको क्लियर रहेगा। ये रिजल्ट में याद रखिएगा, समझ गया ना, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना। फाइन, यहाँ जाके आपको AP UP सब बता दिए। पहला एग्जांपल हम ये बताए, इसमें ऐसा न्यूटन्स लॉ का यूज़ नहीं हुआ, खाली कंसंट्रेशन से आंसर आ गया, इसलिए बता दिए शुरू में ताकि ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आता कहाँ से भी समझा दिए, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बेसिक थ्योरी 32वां वीडियो में बताया है। चूंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, सो वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन दिस एंड दिस एड्स अप टू 0 इन एनी फ्रेम और रेफरेंस। ग्राउंड में 0 कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट हर फ्रेम में है, ग्राउंड में वैलिड है, हर फ्रेम में वैलिड है, ग्राउंड फ्रेम में लगाया है इसको, ठीक है ना। फाइन, ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल टेक अप करते हैं, ठीक है ना। टेक अप अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल जो है एटवुड मशीन पर, इट्स मोस्ट फेमिलियर फॉर्म एटवुड मशीन। इट्स एटवुड मशीन, इट्स कॉल्ड एटवुड मशीन। एटवुड मशीन बोलते हैं इसको। देखिए एटवुड मशीन कैसा होता है ना, ये सीलिंग है जो ग्राउंड में फिक्स्ड है,
रस्सी से वो पुली झूल रहा है यहाँ पर, इस पर 2 रस्सी पास कर रहा है। देखिए ये 2 ब्लॉक है, इसमें B1 B2 2 ब्लॉक है। B1 का मास M1 है, B2 का मास M2 है। M2 ग्रेटर देन M1 हो गया। ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का assumption क्या क्या है? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। चूंकि स्ट्रिंग मेरा मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा। मान लेते हैं T से। और क्वेश्चन में से बताना है कि T क्या होगा। ये भी बताना है दोनों ब्लॉक्स का ग्राउंड में एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या मैग्नीट्यूड, क्या डायरेक्शन, और रस्सी में टेंशन कितना होगा। समझ गए? इससे हम लोग वही जो भी समराइज किए थे अभी पहले, भी प्रीवियस प्रॉब्लम के पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, हर ब्लॉक का हम पहले रस्सी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखा देंगे। अच्छा देखिए, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाते समय समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमको एडवांस से पता नहीं रहता है, वहाँ पर आर्बिट्रेरी में मान सकते हैं आप। अगर आप उल्टा माने होगा तो सॉल्व करने में नेगेटिव साइन आ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड ठीक मिलेगा उससे। समझ गए ना क्या बोले? मान लेते हैं यहाँ तो दिया हुआ, देखिए M2 मोर देन M1 है, फिक्स पुली है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, और ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर ही जाना होगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं। B2 का ग्राउंड A2, इसके A1 को ऊपर मानते हैं। A2 A1 इक्वल होगा, बट सिर्फ अभी हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, रस्सी का टेंशन दिखाएंगे, टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा, कारण बता दिए। रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन थ्रू आउट द सेम स्ट्रिंग इज सेम T। अब क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स से न्यूटन लॉ लगाएंगे रेलेवेंट एक्सेलरेशन डायरेक्शन में। B1 ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, B1 का फ्री बॉडी बनाएंगे, B1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, क्या लिखेंगे, M1G, और T ऊपर हो गया। अब B1 को न्यूटन लॉ लगा देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे न्यूटन लॉ B1 को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो T माइनस M1G बराबर M1 A1 हो गया। अच्छा, अब हम B2 का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। ग्राउंड के फ्रेम में B2 का फ्री बॉडी बनाते हैं, T नीचे, इसका M2G नीचे हो गया। अब B2 को ग्राउंड फ्रेम में डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं न्यूटन लॉ, क्योंकि उधर ही एक्सेलरेट करते दिखाएं। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। देखिए, लेकिन देखिए हमको A1 A2 चाहिए और T चाहिए, 3 अननोन है, तो 3 कंडीशन चाहिए। 2 न्यूटन लॉस आ चुका है। अब एक और इक्वेशन जाएगा, कांस्टेंट थ्योरी से आएगा, और रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। केस 1 का सब केस है, कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में। मासलेस पुली फिक्स है, इससे नो क्वेश्चन ऑफ मूविंग पुली को बात ही नहीं है। तो हर ब्लॉक को T डॉट ए का सम 0 करेंगे। B1 पर T ऊपर लगता है, A1 भी ऊपर है, T डॉट ए करेंगे तो T A1 cos 0 डिग्री होगा, T A1 cos 0 डिग्री। इस पर T ऊपर लगता है, A2 नीचे है, एंगल 180 डिग्री होगा, तो प्लस T A2 cos ऑफ पाई 180 डिग्री, पाई एड्स अप टू 0, T कट जाएगा, cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस A2 0 हो गया, A1 बराबर A2 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए ये कंस्टेंट रिलेशन है, ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे बिना लिखे हुए भी। हेड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पुली फिक्स है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। किसी गिवन टाइम में अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, उतना ही टाइम में ये 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन में इक्वल मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे ही आ गया। अब हमको सॉल्व करना है, तो इसे A1 निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होगा सॉल्व करने के लिए। A1 के लिए M1 से डिवाइड कर दीजिए, तो T/M1 माइनस G। A2 के लिए क्या करेंगे, इसको M2 से डिवाइड करेंगे, G माइनस T/M2 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो T कितना आएगा, 2M1 M2 G/M1 प्लस क्या, M2, ये T आ जाएगा। देखिए एक आंसर आ गया। एटॉमिक मशीन का T का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, T हो जाएगा 2M1 M2 G/M1 प्लस M2, T आ गया। देखिए हमको चाहिए A1 A2 चाहिए। A1 A2 इक्वल है, किसी में फर्स्ट या सेकंड किसी एक में T का वैल्यू डाल दीजिए, आपको A1 A2 आ जाएगा। इसी में डाल देते हैं, A1 को लिखेंगे T/M1 माइनस G लिखेंगे, T/M1 माइनस क्या, G। अब T/M1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2G बाई कितना, T/M1 करेंगे T2M2G M1 प्लस M2 माइनस G हो गया। अभी सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, G इंटू M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1, ये आ जाएगा। देखिए समझ गया ना। आंसर क्या मिलेगा हमको, A1 इज इक्वल टू A2
जी इंटू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, ये आ जाएगा टी ए का वैल्यू, और टी इतना आएगा, देखिए इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आई होप आप लोग क्लियर है ये, ठीक है ना। a1 बाई a2 आ जाएगा g इंटू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, और टी आ जाएगा 2m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, ये टी हो गया, देखिए a1 a2 इतना हो गया, g इंटू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये टी आ गया। एटरूट मशीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समझे ना, इसको भूला नहीं, नॉट टू बी फॉरगॉटन। बात समझे कि नहीं समझे, क्या बोले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एटरूट मशीन, ओके। टी इज इक्वल टू m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, और a1 बराबर a2 बराबर g इंटू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1। फिर m2 इसमें आपका क्या है, समझ चुका है ना, हेवियर ब्लॉक का मास है, m1 जो है लाइटर ब्लॉक का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, समझ गए, इज इट ऑलराइट, फाइन, ठीक है, क्लियर हो गया ये, तो क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे वीडियो बनेगा, 3-4 वीडियो हर तरह प्रॉब्लम टेकअप करेंगे कंस्टेंट थ्योरी का, तो 31वां-32वां वीडियो अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके 33वां वीडियो से फॉलो कीजिए इसको, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट आपका, देखते ही बन जाएगा प्रॉब्लम, एग्जाम में बड़ी फायदा होगा आपको। इसका आगे भी हम लोग देखेंगे, बहुत एडवांटेज होगा, बहुत पावरफुल थ्योरी है। फिर एसटी में भी हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन जब टेकअप करेंगे ना, उसमें होता है ना, आप देखिए प्रॉब्लम, बहुत सा ब्लॉक्स पुलीज होता है, स्प्रिंग होता है, बहुत सा मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल पुलीज, मल्टीपल स्प्रिंग्स, वहाँ भी एसटी प्रूव करना होता है, वहाँ भी कंस्टेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, वहाँ भी वही कंस्टेंट थ्योरी का बेसिक आइडिया यूज होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कंटैक्ट विथ इट एड्स अप टू 0 इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए, उसमें क्लोज कर दीजिए इसको, फाइन, चलिए।